तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि आपका 18 मई 2022 को जियोग्राफी सब्जेक्ट का, जिसको हिंदी में आप भूगोल बोलते हैं, उसका पेपर होने वाला है। ठीक है, किस डेट को? 18 मई को। तो जो आपका 18 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है, इसी पेपर के रिगार्डिंग हम लोग आपके लिए ये पेपर बना करके लाए हैं। ठीक है, इसको आप एज अ सैंपल पेपर कह सकते हैं या फिर आप इसे एक प्रैक्टिस पेपर के रूप में समझ सकते हैं, जो भी आप समझना चाहें। बस इतना समझिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका 18 मई को पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि वादा किया है कि 15 सैंपल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है सो कि ये 15 सैंपल पेपर जियोग्राफी का करवा दूं। अगर आपको नहीं पता बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी आपको जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है इसका 2 सैंपल पेपर करवा दिया है, कल करवाया था। इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां पर भी अब एक नया ऑप्शन आ गया है, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको चैनल पे जियोग्राफी सब्जेक्ट का, और चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, देन इन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे, तो वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिएगा। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और हाँ बच्चों, एक चीज और छोटा सा सुन लीजिए कि कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर पोल साइंस का भी तो एग्जाम है, उसका भी सैंपल पेपर डालो ना सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि पोल साइंस में तो इतने सैंपल पेपर मैं आपको करवा दूंगा ना कि आप थक जाओगे। इतने करवा दूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि 100 में से 95 मार्क्स आए थे मेरे पॉलिटिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो था ना उसके अंदर। तो उसके लिए बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है वो 24 तारीख को है। तो अभी तो उसमें टाइम है। 18 तारीख के बाद जो हमारी 18 को आपका जियो हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारी वीडियोस आएगी वो पॉलिटिकल के ऊपर ही आएगी। तो आप बिंदास होकर रहिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो देखिए हिंदी में इसको भूगोल सैद्धांतिक बोलते हैं, और जिसको आप इंग्लिश में जियोग्राफी थ्योरी बोलेंगे। तो जियोग्राफी इसका कोड है 029। ठीक है, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा ये। अधिकतम अंक आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 है, यानी 35 नंबर का आपका ये पेपर होगा। जो बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीरीज लिखी हुई रहेगी बच्चों। उसके बाद सेट नंबर ये 3 है, सेट 1 से लेकर सेट 4 तक में आएगा। कोई सा भी सेट आपको मिल सकता है पेपर का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, कोड नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर के लिए इस तरह सेक्शन दिया हुआ है और कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है। नीचे चलते हैं, नीचे देखेंगे तो यहाँ एक चीज बताया गया है कि इस पेपर के अंदर आपको 9 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे, और एक आपको मानचित्र बोले तो एक आपको जो है सो कि मैप देखने को मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 10 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर। जियोग्राफी का ये जो पेपर है, और यहाँ पर 9 प्रिंटेड पेजेस का मतलब जो छपे हुए पेज है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो 9 है। ठीक है, और एक मैप है। टोटल मिला के 10 हो जाता है। पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, 10:15 पर आपको पेपर दे दिया जाएगा, और 10:30 तक आपको क्या करना है, पेपर को पढ़ना है। और उसके बाद जो है सो कि अपने आंसर जो है उसको लिखने हैं, उससे पहले आंसर नहीं लिखना है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप सामान्य निर्देश देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है सामान्य निर्देश। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में शॉर्ट में बता देता हूँ सामान्य निर्देश। ये जो हमारा पेपर होगा ये 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो होगा इसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 3 तक होगा ये सेक्शन ए के अंदर आएगा, और कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 में से 3 करने हैं। सेक्शन बी जो होगा उसके अंदर एक ही क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी जो होगा हमारा, इसमें 5वां और छठा क्वेश्चन होगा, ये शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक जो होगा ये सेक्शन डी के अंदर आएगा, और ये लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। और सबसे लास्ट का सेक्शन है सेक्शन ई, जो कि आपका 10वां क्वेश्चन होगा, वो सेक्शन ई के अंदर आएगा, और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होगा। ठीक है, यानी सेक्शन ई में आपसे मैप पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, जिसको आप हिंदी में खंड ए भी बोलते हैं। इसके अंदर आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल आपको
6 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इधर देखिए एक एक करके 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय आर्थिक क्रिया का अर्थ बताइए। ठीक है, यानी कि द्वितीय आर्थिक क्रिया जो होता है ना, द्वितीय आर्थिक क्रिया, उसका अर्थ आपको बताना है। तो उत्तर है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगा करके नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीय आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मान लीजिए प्राकृतिक रूप से कोई चीज मिली हमें, उसको हमने क्या किया कि एक ऐसी चीज में परिवर्तित कर दिया जो कि मूल्यवान है। जैसे कि प्राकृतिक रूप से हमें क्या मिलता है, मान लीजिए स्टील मिलता है, स्टील मिलता है, स्टील से हम लोग क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं, कार का ढांचा बनाते हैं या कार बनाते हैं। तो कार बहुत मूल्यवान चीज है, तो ये चीज किसके अंदर आएगा, द्वितीय क्रिया के अंदर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है, ये एक अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियां जो होती है ना उसको पोषण करते हैं। ठीक है, और इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर बाजार क्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, और जो निकटवर्ती बस्तियां होती है ना इनकी, वहां पर ये पोषक प्रदान करते हैं। ठीक है, उनका पोषण करते हैं। और इनमें ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि थोक बाजार भी होता है और फुटकर जो है सो कि व्यापार होता है हमारा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते थे। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपको दे दिया है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि परिवहन में नोड और योजक का क्या अर्थ होता है। परिवहन में दो चीजों की बात कर रहा है, नोड और योजक। तो ध्यान से समझिए, नोड और योजक क्या होता है, दो अथवा अधिक मार्गों का जो संघीय स्थल होता है, संघीय स्थल एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है। ये हो गया नोड आपका। और प्रत्येक सड़क जो नोडों को जोड़ता है ये योजक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि सीमावर्ती सड़क किन्हें कहते हैं, इनका क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप कि किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है, और ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि हमारी जो सीमावर्ती सड़कें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बिल्ड हो रही हैं, बनाई जा रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत है, और इस तरह मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो आप मेरी ड्राइंग को मत जाइएगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, और इधर साइड में देखेंगे तो गलवान वैली आ जाएगा, चीन के साथ हमारी सीमा लगती है, इधर पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छे से बना रहे हैं। और अगर सीमा पे हमारी जो सड़कें हैं वहां पर सड़क अच्छी रहेगी ना, तो इसके सहारे क्या होगा कि जो सुदूर क्षेत्रों में बसे हुए जो लोग हैं ना, उन लोगों को हम लोग जो प्रमुख हमारे नगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि, उनसे जोड़ पाएंगे। और यहाँ पर एक और बात बोल रहा है, प्रतिरक्षा, हमारी जो रक्षा वगैरह है, कह सकते हैं डिफेंस में भी बहुत ज्यादा ये हमारी मदद करेंगे बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों, सेक्शन हमारा बी आ गया, खंड बी जिसको आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए स्रोतों को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 3 गुने 1 यानी कि बराबर 3, यानी 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो ये जो स्रोत है आपका, ये स्वच्छंद उद्योग के ऊपर है। ठीक है, तो स्वच्छंद उद्योग के ऊपर ये स्रोत है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे चलता हूं बच्चों। तो देखिए 4.4 में पूछ रहा है कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। तो देखिए स्वच्छंद उद्योग जो होता है ना, ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये हो गया आपका, ये स्रोत के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, और स्रोत के आधार पर और चीजें भी आप लिख सकते थे। उसके बाद अगला है कि यह उद्योग किन पर निर्भर रहते हैं। तो ये संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बारी, यह उद्योग जो है, देखिए यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या यह उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं। तो नहीं, यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ढूंढ ढूंढ करके लिखना होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए यहाँ पर।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं अब सेक्शन सी में, जिसको खंड सी भी आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपसे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लघु उत्तर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर आपसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 6 नंबर का हमारा ये सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर बेसिकली। तो इस तरह से है कि पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्त स्रोत है, इसकी भारत में अपार संभावनाएं हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। तो पवन ऊर्जा एक बहुत अच्छा चीज है, इसके बारे में भारत के संदर्भ में आपको लिख देना है कि पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा स्रोत है ये। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और संभावित पवनों व पछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणालियों तथा मानसूनी जो हमारे पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि भारत के अंदर आप देखेंगे बहुत जगह ऐसे है जहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जैसे कि देखेंगे आप भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान अच्छी जगह है, गुजरात अच्छी जगह है, महाराष्ट्र कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा बच्चों कि आपका एक इस तरह से क्या होता है, इस तरह से तो नहीं होता है, इस तरह से होता है, एक ये होता है, और इस तरह से टरबाइन आपने देखा होगा, बड़े बड़े टरबाइन होते हैं ये। ठीक है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, ये घूम रहे होते हैं और जैसे जैसे घूमते हैं, ये हवा से घूमते हैं, हवा जो चलती है ना, हवा चलती है उससे ये घूमते हैं और क्या बनता है हमारा, बिजली बनता है हमारा। ठीक है, तो बिजली बनता है इससे, तो इसी को हम, ये पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, भारत के अंदर इन जगहों पे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, पवन ऊर्जा को हम लोग विकसित यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए बताया गया है कि गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बता रहा है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन ऊर्जा का एक अन्य संयंत्र यानी कि जैसे कि पवन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए एक मशीन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, छठा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पाए जाने वाले खनिजों की 3 विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो भारत में पाए जाने वाले खनिजों की विशेषता जो कि इस प्रकार से है कि खनिज असमान रूप में वितरित होते हैं, सभी जगह सभी खनिज नहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है खनिज मतलब जो हम लोग खोद के निकालते हैं ना, वो खनिज कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, ये जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, इसको खोद खोद करके हम लोग कोयला वोयला तेल वेल जो भी चीज निकालेंगे सारा खनिज ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज इतना तो बेसिक से चीज है, तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगला बोल रहा है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के अंदर देखा जाए तो खनिजों की गुणवत्ता व मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। जितने भी खनिज है, जाहिर सी बात है, एक सीमित मात्रा में हमारी धरती के अंदर खनिज अवेलेबल है, तो एक टाइम के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। यानी कि देखा जाए तो ये बहुत लंबे टाइम में बनते हैं। आपने सुना होगा कि पेट्रोल डीजल ये सब बना कि पहले के टाइम पे डायनासोर थे, भूकंप आया, वो धरती के अंदर जो है सो कि चले गए, वहां पर दब गए, और कई करोड़ों साल बाद वही पेट्रोल डीजल के रूप में हमें मिलता है। ये बात आपने सुनी होगी। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि जो खनिज होता है ना, इनको इस्तेमाल तो हम लोग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इनको बनने में काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर आपको करना है। तो उत्तर देखिए बच्चों, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय शैली में पाए जाते हैं। ठीक है, कोयले का लगभग 97.10% भाग जो है दामोदर, सोन और मंदार नदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। कोयले की बात कर रहा है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम में देखने को मिलेंगे, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, मुंबई हाई में पाए जाते हैं, और नए आरक्षित क्षेत्र जो है कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए जाते हैं।
तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण जो है उसका अगर आपको वर्णन करना है तो इस तरह से बता देना है कि खनिज किस प्रकार से एक जगह समान रूप से वितरित नहीं है, कि ऐसा नहीं कि बिहार में ही आपको खनिज देखने को मिलेगा या मुंबई में आपको खनिज देखने को मिलेगा, ये बटा हुआ है खनिज। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना था। आगे चलते हैं बच्चों, आगे अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको आप लोग खंड डी भी हिंदी में कहते हैं, जिसके अंदर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, टोटल आपका 15 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करें कि ये नगरों के परिधि क्षेत्र में क्यों विकसित होते हैं। ठीक है, तो उच्च प्रौद्योगिक की जो हमारा उद्योग होता है, इनकी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो होते हैं हमारे, मैंने आपको समझाया भी था कल की वीडियो में। देखिए, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण कार्य किया जाता है, इसमें शोध की जरूरत होती है। यानी कि जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, तो इसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वगैरह ऐसे टाइप के लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होते हैं, यानी कि अधिकांश कार्य जो होता है ना कंप्यूटर एवं यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। जितने भी लेबर होते हैं वो सभी स्किल्ड लेबर होते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, उनको पूरा नॉलेज होता है हर एक चीज का, और ज्यादातर जो चीज होता है ना हमारा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंदर, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो होता है उसके अंदर, ठीक है, तो सारी चीजें कंप्यूटर से मॉनिटर की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद आगे चले तो अगला है हमारा, इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे विशाल भवनों, कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं युक्त होते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, मान लीजिए ये जो उद्योग है ये क्या बनाता है, एमआई का फोन बनाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, एमआई, रेडमी, शाओमी जो भी आप कह लीजिए, इसका फोन बनाता है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको साफ सुथरा जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसका जो फोन है उसके हाथ में, अगर वो फोन देखे, खोले, ठीक है, डब्बे से निकाले, नया फोन मान लीजिए आप लाए हैं, तो अगर आप डब्बे से निकाल रहे हैं तो गंदा मिले आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना स्क्रीन देख रहे हैं ऑफ करके, तो ऑफ स्क्रीन में आप देखेंगे नीचे डस्ट पार्टिकल देखने को मिले। तो इसीलिए ऐसे टाइप के जो उद्योग होते हैं साफ सुथरे रखे जाते हैं, विशाल भवन होता है, क्योंकि ऐसे जो हमारे हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इसके अंदर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, कोई भी सामान बनाया जाता है। इसके अंदर प्रयोगशालाएं आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग रिसर्च करने के लिए, प्रयोग करने के लिए एक अलग से कमरे आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से देखिए अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है। ये जो उद्योग होते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं, इनको प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि ये नगर के परिधि क्षेत्र में इसलिए होते हैं क्योंकि नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है। नगर के बाहर जो है सो कि क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्र की तरफ यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, हालांकि आपको इतना नहीं लिखना है, 5 पॉइंट भी अगर आप अच्छे से लिख देते तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। जो वायु परिवहन होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, जो आप देखते होंगे इस तरह से एक होता है ना एरोप्लेन टाइप, क्या बना रहा हूं मैं एरोप्लेन आपने देखा होगा, इस तरह से होता है। वाह, इस तरह से आपने देखा होगा, मेरे से नहीं बनेगी ड्राइंग देखिए एरोप्लेन वगैरह जो होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनली अगर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे ना वायु परिवहन जो होता है ना बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो कथन बोला गया है ना, इसकी आपको पुष्टि करनी है। तो चलिए भाई पुष्टि कर देते हैं। तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है वैसे तो ये बातें, कि वायु परिवहन एक तीव्र साधन है। तीव्र मतलब बहुत तेजी से किया जा सकता है, इससे परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से जाया जा सकता है। इसके कारण आज विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। अगर आपको
दुनिया भर में, पूरी ही दुनिया में कहीं भी जाना है तो 35 घंटे के अंदर अंदर आप जा सकते हैं वायु परिवहन के थ्रू, एरोप्लेन वगैरह इन सब के थ्रू। ठीक है, उसके बाद देखिए बोला गया है कि इसके द्वारा मूल्यवान वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं को तीव्रता से कम समय में गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है, जो गंतव्य स्थान है। यानी कि जो वायु परिवहन है, यानी कि एरोप्लेन वगैरह होते हैं जो कार्गो ले जाने वाले, कार्गो कह रहा हूँ, कार्गो तो शिप ले जाता है, यानी कि जो सामान ले जाने वाले एरोप्लेन होते हैं ना, उनसे कोई भी सामान, जो मूल्यवान वस्तुएं हैं जैसे कि या जीवन रक्षक दवाएं हैं, मान लीजिए किसी आदमी का हार्ट कोलैप्स होने वाला है, मान लीजिए अमेरिका में कोई आदमी है, उसका हार्ट कोलैप्स कह रहा हूँ, हार्ट मान लीजिए उसका दिल रिप्लेस करना है मान लीजिए, या कोई गरीब देश में है जहाँ पे दिल विल ऐसे मिलता नहीं है और हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, तो कोई दूसरे जगह से दिल लाना है, ठीक है, तो वायु परिवहन के थ्रू, एरोप्लेन वगैरह के थ्रू काफी तेजी से वो काम किया जा सकता है, जिससे कि उसका जीवन जो है सो कि वो बच सके। ठीक है, तो इस तरह से दवाएं भी लाई जा सकती हैं, जैसे आज के टाइम पे कोरोना की वैक्सीन बांटी जा रही है इंटरनेशनली। ठीक है, भारत ने भी बहुत लोगों को वैक्सीन दी है, बहुत देशों को दी है। उसके बाद अगला है कि दुर्गम स्थलों जैसे पहाड़, दलदल, बीहड़, जंगलों आदि में भी वायु परिवहन द्वारा परिवहन संभव हो पाता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत खराब जगह, दलदल ही दलदल है, अमेज़न के जंगल है मान लीजिए, वहां पर भी आप एरोप्लेन के थ्रू तो जा ही सकते हैं। मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाना है, बीच में भारत से अगर आप जाएंगे तो बीच में समुंदर ही समुंदर है, तो वहां पे आपका या तो आप वायु परिवहन के थ्रू जा सकते हैं या तो जल परिवहन के थ्रू जा सकते हैं। रोड तो उसमें काम आएगा नहीं, तो जल अभी हटा दीजिए, वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो वहां पर आप जा सकते हैं जल्दी, जल परिवहन की तुलना में भी आप जल्दी जा सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो आपातकाल एवं युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि आपातकाल, ये युद्ध जब होता है तो लोग जल्दी से जल्दी एरोप्लेन में बैठते हैं और उस देश को छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आगे चलते हैं, इसी में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, कि पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष आपको बताने हैं। बहुत आसान है बच्चों, पाइपलाइन परिवहन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये मान लीजिए एक ऐसा देश है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी देश है, मान लीजिए ये अमेरिका है, बहुत दूर हो गया वैसे तो, ठीक है। अब अमेरिका के पास ये अमेरिका, ए से अमेरिका और आई से इंडिया, ठीक है। अब अमेरिका के पास मान लीजिए गैस है, या अमेरिका छोड़िए, अमेरिका हटाते हैं, अमेरिका थोड़ा ज्यादा ही दूर हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा रशिया है, कौन है, एक मिनट, ओके, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा रशिया है, आर से रशिया। अब रशिया के पास क्या है, प्राकृतिक गैस के भंडार है, ठीक है, जैसे कि कई सारे प्राकृतिक गैस होते हैं जो ईंधन के रूप में हमें काम में आते हैं। तो रशिया क्या करेगा, प्राकृतिक गैस को बेचने के लिए एक तो ये पाइपलाइन बिछवाएगा, दोनों देश मिल करके करेंगे, इतनी लंबी पाइपलाइन बिछवाएंगे, ठीक है। और पाइपलाइन जब हम बिछवाएंगे ना तो काफी कॉस्ट आएगा एक टाइम पे, लेकिन उससे क्या होगा ना, इस पाइपलाइन हमने बिछा ली, यहाँ से यहाँ तक पाइप लिया है, ठीक है। अब रशिया क्या करेगा, इसी पाइप के थ्रू ये क्या करेगा, आराम से गैस सप्लाई करता रहेगा इंडिया को। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ बीच में एक मीटर लगा देंगे, ठीक है भाई, मीटर लग गया, अब इसमें रीडिंग नापते रहो और जितना महीने का हमारा बिल बैठा, बिल बता देना, ले जाना रशिया लोग, अपना जो बिल होगा इंडिया वाले भर देंगे। तो इस तरह से इसके थ्रू ना केवल गैस भेजा जा सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ भी भेजा जा सकता है, पानी भी भेजा जा सकता है, आपके घरों में जो पानी आता होगा वो भी पाइप से ही आता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, या फिर अगर आप गाँव में रहते होंगे वहाँ ट्यूबवेल वगैरह चलता होगा। तो इस तरह से पाइपलाइन परिवहन होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इसके गुण और दोष बताने, तो ध्यान से समझिए। पाइपलाइन परिवहन ने तरल पदार्थों जैसे जल, पेट्रोलियम एवं गैस परिवहन में अभूतपूर्व योगदान दिया, यानी कि बहुत अहम योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ जो कि निम्नलिखित है। अब इसके लाभ देखिए क्या क्या है, निम्नलिखित है, यहाँ पर बता रखा है कि पाइपलाइन को कठिन, उबड़ खाबड़ जो भूमि होते हैं ना और पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो चीज आप समझ गए। उसके बाद है इसके संचालन एवं रख रखाव के लिए बहुत कम खर्च आता है, ठीक है, यानी क्या, इसका जो मेंटेनेंस होता है ना बच्चों, उसके लिए जो कॉस्ट आएगा आपका वो कम आएगा। उसके बाद बोला गया है कि यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र एवं सस्ता साधनों में से एक है और पर्यावरण को भी इससे नुकसान नहीं होता है। अगर आपको कोई जल जैसा साधन ट्रांसफर करना है या गैस एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो बहुत जल्दी भेजा जा सकता है।
उसके बाद अगला है कि पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है और इसमें मौसम संबंधी दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी मौसम कैसा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगला है कि परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है, यानी कि आराम से कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है निरंतर, मतलब ये नहीं कि अभी भेजा कल नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। उसके बाद देखिए इसके दोष भी है, हर चीज का सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसके हमने कुछ लाभ देखे तो कुछ हानियां भी है। जैसे कि देखिए एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। एक बार हमने पाइप बना दिया, ये हमारा पाइप है और इस पाइप का हमारा जो हमने एक मतलब मापदंड तय किया है कि एक बार में हम लोग इसमें से 100 किलो ही गैस जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ना तो हम उसको 50 किलो कर सकते हैं और ना ही 100 किलो को आप 150 किलो कर सकते हैं। ठीक है, 150 केजी भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार जब हम लोग इसको बना लेते हैं तो इसकी क्षमता जो है उसको ना तो हम लोग घटा सकते हैं और ना ही हम लोग इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगला समझिए क्या है कि पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए पाइपलाइन आपने बना लिया, ठीक है, पाइपलाइन आपने क्या किया, बना लिया, लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ, ये पाइपलाइन है हमारा, बहुत लंबा पाइपलाइन है। ठीक है, अब इसमें कहाँ पर रिसाव हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ रिसाव हो रहा है कि यहाँ रिसाव हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, तो ये बड़ा दिक्कत वाला चीज है कि कहाँ पे फूटा हुआ है, इस चीज को चेक करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि कहीं पर पाइप लाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना बहुत कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन क्या हुआ, बीच में से यहाँ पर से फट गया, अब फटने से इसमें से गैस वैस निकलने लग गई। अब इसकी मरम्मत करना बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि जैसे ही कोई मरम्मत करने जाएगा, भाई गैस निकल रहा है, थोड़ा सा भी चिंगारी और डायरेक्ट ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत दिक्कत वाला काम है। उसके बाद आगे चलें तो आगे आप देख इस तरह से लिख सकते हैं कि कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो रशिया से लेकर के हमने इंडिया तक क्या किया, पाइपलाइन बिछा लिया। ठीक है, अब बीच में हमारा पाकिस्तान भी तो आता है और पाकिस्तान में आतंकवाद भी तो है, आतंकवाद भी है। अब आतंकवाद के कारण क्या होगा कि मान लीजिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, आतंकवादी क्या करेंगे, अरे ये तो रशिया से इंडिया जा रहा है, इसमें गैस है, फोड़ फोड़ इसको, जल्दी फोड़ इसमें से गैस निकाल, जल्दी, ये सारा प्लान फेल वेल कर। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा को लेकर के ना बहुत दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नौवां क्वेश्चन कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लोगों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। ये भारत का जो हमारे भारत वाली बुक है ना, उससे आपका ये क्वेश्चन लिया गया है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लोगों के लिए जो है सो कि किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ध्यान से समझिए, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी हुई थी उसके अंदर इसका शुरुआत हुआ था और इसका उद्देश्य था कि जो सूखा संभावित क्षेत्र हैं उनमें लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था और उसके प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के संसाधनों को विकसित करना था। ठीक है, और उसके बाद बताया गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ कुछ बातें आपको बता रखा है, आप देखते चलिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, यानी सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें परियोजनाएं शुरू की गई, भूमि का जो विकास है उसके कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, वनीकरण, ज्यादा से ज्यादा वन हो, हमारे पेड़ पौधे लगे, चारागाह हो, इन सब के अलग अलग टाइप के जो कार्यक्रम है गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किए गए। गांव में आधारभूत अवसंरचना, विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर बल दिया गया, यानी कि जो गांव थे उसके अंतर्गत सूखा संभावित जो हमारे विकास कार्यक्रम था इसके अंतर्गत क्या किया गया कि गांव के अंतर्गत गांव के अंदर ये किया गया कि जो आधारभूत चीजें हमारी जैसे कि बिजली, सड़क, ठीक है, बाजार, ये सारी सुविधाएं जो है ये उपलब्ध करवाने पे आपको क्या दिया गया, बल दिया गया। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पॉइंट बता रहा है
कि इस क्षेत्र के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने पर जो है सो कि ध्यान दिया गया, बल दिया गया। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, आपको इस तरह से लिखना था। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको आप खंड ई भी बोलते हैं, जो जिसके अंदर आपको मानचित्र आधारित यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोला गया दिए गए भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर आपको चीजों को दर्शाना है, कोई भी आपको 5 करना है। तो देखिए मैप में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मैप के लिए एक अलग से आपको मैं वीडियो बना करके दूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जो कि मैप में आने के चांसेस है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैप के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूं। पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है बच्चों कि भारत का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो बोकारो है बच्चों। उसके बाद आगे चले तो अगला क्वेश्चन इस तरह से आपसे मैप में पूछ सकता है कि भारत का एक प्रमुख तेल शोधक कारखाना वो हरियाणा पानीपत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे चले तो बोला गया है भारत का एक मुख्य समुद्री पत्तन तो मुंबई है। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो अगला इस तरह से पूछ सकता है कि भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन तो बैंगलोर लिख सकते हैं आप। ठीक है, मुंबई वगैरह भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। भारत का अगला क्वेश्चन है भारत का एक प्रमुख तांबा अयस्क की खान कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान खेतड़ी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलें तो अगला है भारत का एक प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र कौन सा है, तो ये है कटनी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से मैप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बस बच्चों ये ही था आज का ये वीडियो। मैप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको दर्शा करके प्रॉपरली पूरा जो मैप है आपका सिलेबस में टर्म 2 के अंदर, उसके लिए अलग से आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जो हमारा वीडियो था ये समाप्त होता है, हमारा जियोग्राफी का पेपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पेपर नंबर जो हमारा 3 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको एक घंटी का आइकन इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।